हेलो स्टूडेंट, हम लोग को चौथा चैप्टर पढ़ना था केमिकल काइनेटिक मीन्स रासायनिक गति। तो केमिकल काइनेटिक यानी रासायनिक गतिकी होता क्या है इसके बारे में तो सारा पीडीएफ में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी समझा देते हैं। रासायनिक गतिकी या केमिकल काइनेटिक ये होता है जो कि गति माने कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि केमिकल काइनेटिक मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की गति। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया की गति को बतलाता है। तो अभिक्रिया की गति दो ही टाइप से हो सकता है, या तो बहुत तेज हो सकता है, ना तो बहुत कम हो सकता है। तो बहुत तेज होगा तो तेज वाले फास्ट रिएक्शन कहेंगे, कम होगा तो कम वाले स्लो रिएक्शन कहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, फास्ट रिएक्शन वाले जो होते हैं, जो बहुत तेज रिएक्शन तेज गति से करते हैं, वो बहुत जल्दी उत्पाद को बना देते हैं, और जो कम गति से करते हैं वो बहुत धीरे धीरे बनाते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल मैंने दिया है। एक वो ले लेते हैं AgCl, सोडियम क्लोराइड हम ले लेते हैं, उसमें एग्जाम्पल दिए हैं, और सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं। कि दोनों को जब रिएक्शन करेंगे ना तो Ag जो है Cl के साथ मिल जाता है, यानी AgCl बनाएगा और NaNO3 बना देगा। इसका उजला अवक्षेप होता है, इसका जो होता है जो बनता है प्रोडक्ट जो बनता है व्हाइट कलर का बनता है। ये जो होते हैं बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, ये फास्ट रिएक्शन है। फास्ट रिएक्शन यानी कि बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, तीव्र रिएक्शन, तीव्र प्रतिक्रिया इसको कर सकते हैं। लेकिन यही प्रतिक्रिया को ले लेते हैं जिससे कि हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, दोनों से रिएक्शन कराते हैं तो जल बनता है। ये स्लो रिएक्शन होता है, स्लो रिएक्शन। ये उतना तेजी से नहीं करता है जितना तेजी से ये रिएक्शन किया, क्योंकि ये साल्ट है, लवण है, जल्दी तेजी से करेंगे। ये लवण नहीं है, गैस लिया गया है, रिएक्शन करते हैं लेकिन उतना तेजी से नहीं जितना ये फास्ट रिएक्शन करते हैं। तो ये रिएक्शनों की जो गति को बतलाता है, इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब आप लोग के सामने ये जानना होगा, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा टॉपिक इधर उधर भी होगा तो आप लोग मिला लेंगे, और संभवतः सब टॉपिक ठीक है होगा, उसमें सब मिलता जुलता होगा। लेकिन एक वो बात और है कि उसमें जो होता है ये अभिक्रिया का जो गति को यानी रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, यानी वैसा इफेक्टेड फैक्टर को बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्टेड करे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे, इसको तो मिटा देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे यानी उसको प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभिक्रिया की प्रकृति। अभिक्रिया की प्रकृति मीन्स नेचर ऑफ रिएक्टेंट या रिएक्टेंट, यानी कि जो पदार्थ को हम लिए हैं, जो सब्सटेंस को हम लिए हैं रिएक्शन कराने के लिए, उसका नेचर कैसा है। बहुत अगर मान लीजिए कि हम ले लेते हैं कोई एल्कली मेटल, यानी कोई मतलब किसी ऐसा मेटल या कोई ऐसा रिएक्शन करने वाले सब्सटेंस यानी पदार्थ जो बहुत तेजी से रिएक्शन करते हो, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर वो कम बेसी होंगे, या लोहा लेते हैं वो सोडियम लेते हैं, तो दोनों में जानते हैं दोनों में सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा सोडियम, क्योंकि एल्कली है, क्षारीय धातु है। लेकिन लोहा तेजी से रिएक्शन नहीं करता है, उसकी अपेक्षा देखेंगे तो अभिक्रिया की प्रकृति तो देखना ही पड़ेगा, उसका कैसा नेचर है, क्या है। और ये भी ध्यान देना पड़ता है कि जब रिएक्शन करता है तो बंधन टूटता है, तब टूटता है बंधन, तो टूटने वाला जो बंधन होगा वो कमजोर है या मजबूत है या प्रबल है। अगर कमजोर है यानी वीक है या स्ट्रांग है, तो वीक या स्ट्रांग पर भी नेचर पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम अगला सेकेंड वाला जो टॉपिक देखेंगे वह अभिक्रिया की सांद्रता होता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की सांद्रता यानी कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, उस पर भी डिपेंड करता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन में वो देखना पड़ता है कि अभिक्रिया बहुत ज्यादा सांद्र है तो तेजी से रिएक्शन करेगा, वो कम सांद्र है, सांद्रता डिपेंड करता है जल पर। एक्वायर्ड सॉल्यूशन यानी जिसमें पानी की मात्रा कम होगी वो ज्यादा सांद्र हो गया, जिसकी पानी की मात्रा ज्यादा होगी प्योर के प्योर मतलब कम सांद्रता होगा, उस पर भी डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, ताप का प्रभाव, यानी कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ
टेम्परेचर, ये सब फैक्टर होते हैं। जानते हैं क्या होता है, मान लीजिए कोई रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करते करते अचानक 10 डिग्री सेल्सियस भी हम रिएक्शन बढ़ा देते हैं या थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन बहुत तेजी से करने लगता है। अगर स्लो कर देंगे तो रिएक्शन कम करने लगेगा, उसकी गति वो रुक जाएगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं ना तो प्रोडक्ट जो बनेगा या रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा दुगनी से तिगनी हो जाता है, ये माना जाता है इस बात को। तो ये फैक्टर भी डिपेंड करता है, आपका प्रभाव भी डिपेंड करता है, अभिक्रिया की सांद्रता डिपेंड करता है और अभिक्रिया की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। 3 हुआ। एक और पॉइंट है दाब का प्रभाव, 4th पॉइंट। इसको हम मिलाकर दाब का प्रभाव थोड़ा ज्यादा बताना पड़ता है बढ़िया से। अब उसमें देख लीजिए दाब का प्रभाव। 4th नंबर, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है तो जानते हैं, 2 को बात इसमें ध्यान देना पड़ता है कि जब रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराने में जब प्रोडक्ट बनता है तो उसकी हम सबसे पहले एंट्रोपी मालूम कर लेते हैं, यानी उसके मॉलिक्यूल्स में डिफर मालूम कर लेते हैं। अगर डिफर में माइनस आ गया तो समझिए कि रिएक्शन जो होता है, माइनस ये बतलाता है कि तेज गति से रिएक्शन करता है तो उसके लिए दाब को कम करना पड़ेगा। अगर रिएक्शन बढ़ाना है तो दाब को कम करना पड़ेगा, रिएक्शन के रेट को घटाना है तो दाब को बढ़ाना पड़ता है। ये 2 को बात ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए वो फॉर्मूला होता है डेल एन इक्वल डेल पी माइनस डेल आर, यानी कि ये डेल एन के मान पर डिपेंड करता है। डेल एन का मान अगर माइनस में आ गया तो कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इसका तेजी से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए दाब को कम करना पड़ता है। अगर डेल एन का पॉजिटिव आ गया तो दाब को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है, यानी इस पर डिपेंड करता है, यानी कि दबाव पर भी डिपेंड करता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, दोनों से मिलकर के जो बनता है ये अमोनिया गैस बनता है NH3। इसके लिए डेल एन निकालना है तो कह रहा है कि यहाँ पर डेल बताता है ये प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट ये हो जाते हैं और ये रिएक्टेंट हो जाते हैं। अब प्रोडक्ट में यहाँ मॉलिक्यूल्स 2 है, माइनस कर देंगे, रिएक्टेंट में 3 + 1 3 + 1 2 - 4 यानी -2, ये माइनस यहाँ आ गया। यहाँ माइनस ये बतलाता है कि कभी भी किसी भी हस्त में वेग को तेज करने के लिए दाब को बढ़ाना, दाब को कम करना है, दाब लगाना पड़ता है, यानी तेज अधिक दाब लगाना पड़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए दाब ज्यादा लगाना पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन घटाने के लिए दाब को कम करना पड़ता है, इस पर डिपेंड करता है। एक और पॉइंट है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव ये क्या होता है, इफेक्ट ऑफ कैटालिसिस, कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डिपेंड करता ही है ना। कैटलिस्ट मान लीजिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभी हम दिखाए थे, अब जैसे इसी को ले लेते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर का अमोनिया गैस बनाया है तो ये फेरस और मॉलिब्डेनम दोनों का दोनों ये कैटलिस्ट के रूप में यूज किया गया है। बिना इसके ये रिएक्शन नहीं कर पाता है, इसका भी तो प्रभाव पड़ता है ना। इस तरह से हम लोग देख करके जानते हैं। अब एक टॉपिक और थोड़ा बता देते हैं, इसमें डाटा बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा टॉपिक तेजी से पढ़ा देते हैं। अगला रिएक्शन है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की गति क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अभिक्रिया की गति को एक बात जान लीजिए, जब रिएक्शन कराते हैं तो यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब कि या तो प्रति घंटा हो या प्रति मिनट हो या प्रति सेकंड हो, यानी पर आवर्स हो, पर मिनट्स हो, पर सेकंड हो, और जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको पर मिनट या पर टाइम निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको जो बतलाता है ना उसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन में कि अक्सर
अक्सर देखा जाता है कि प्रोडक्ट में कमी होता है और रिएक्टेंट में वृद्धि होता है। प्रोडक्ट में वृद्धि होता है, सॉरी उल्टा हो गया, प्रोडक्ट में वृद्धि होता है, रिएक्टेंट में कमी होता है। क्योंकि कोई सबस्टांस आप लेते हैं, कोई भी पदार्थ लेते हैं तो उसमें टूट कर ही प्रोडक्ट बनता है। यानी रिएक्टेंट घट गया, प्रोडक्ट आपको बढ़ गया, यानी प्रोडक्ट में वृद्धि होता है। तो दो बात इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी निकालना होगा ना, कैलकुलेट करना होगा ना। तो रिएक्टेंट के वैल्यू कंसंट्रेशन वैल्यू में कमी हो जाता है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन वैल्यू में वृद्धि हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो कैसे निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इसको भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये होता है तो रिएक्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट, इसको कहेंगे उत्पाद, इसको कहेंगे हम लोग अभिकारक। तो वही रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए प्रति इकाई टाइम में अभिकारक की क्वांटिटी में या सांद्रता में कमी हो जाता है, लेकिन उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो जाता है हमेशा। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए वो फार्मूला होता है, अभिक्रिया की दर कैलकुलेट करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको सांद्रण में परिवर्तन मालूम करेंगे, सांद्रण में परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय अंतराल या समय परिवर्तन, इसको कह सकते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम टाइम इंटरवल। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन के कभी भी आप लोग आर से भी डिनोट कर सकते हैं, आर से भी डिनोट कर सकते हैं, या dx बाई dt भी लिख सकते हैं, या डेल आर बाई डेल टी भी लिख सकते हैं। तो चेंज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए, सपोर्टेड मान लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन शुरू में C1 था तो समय टाइम T1 लगा था, अब वही जब रिएक्शन करा दिया तो T2 कॉन्सेंट्रेशन हो गया, यानी कुछ चेंज हो गया और टाइम आपको T2 बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1, यानी कि जो T1 समय टाइम लगा है कब, जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 था, सांद्रता C1 था, लेकिन T2 टाइम तब लगा है जब सांद्रता C2 है। तो इसको जब दोनों को डिफरेंट तो निकालेंगे ना, तो डेल C बाई डेल T हो जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कह सकते हैं ये फार्मूला होगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। लेकिन हमको रिएक्शन का रेट निकालने के लिए R इक्वल निकालना था, यहाँ पर तो रिएक्टेंट के लिए निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे डेल R बाई डेल टी, क्योंकि टाइम तो सब में रहेगा, और C1 मतलब डेल का मतलब कि दोनों में डिफर, डेल मतलब डिफर, आर का मतलब रिएक्टेंट, लेकिन इसमें माइनस लगाना पड़ेगा रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि इसमें कमी होता है। अभी बताए हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन में कभी भी अभिकारक की मात्रा में कमी हो जाता है, इसलिए माइनस लग जाता है, और उत्पाद की मात्रा में वृद्धि हो जाता है। इसको हम लिखेंगे, इसको डेल पी बाई डेल टी, इकाई टाइम में तो वही है, तब तो डिवाइड करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव लिख सकते हैं, नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आपको किसी भी सबस्टांस के लिए, देखिए बता देते हैं यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी सबस्टांस के लिए R है, P बना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यहाँ पर लिखेंगे माइनस डेल R बाई डेल T इक्वल प्लस डेल P बाई डेल T, लिख सकते हैं इस तरह से, या इसको C1 C2 भी करके लिख सकते हैं, या मान लीजिए सपोर्टेड एक और फार्मूला हम आपको रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बता देते हैं, 1 माइनस n या R माइनस में लिखेंगे इक्वल 1 माइनस n1 n2 कर सकते हैं, जो भी होगा प्रोडक्ट प्लस में लिख सकते हैं। जैसे सपोर्टेड मान लेते हैं कि यहाँ पर n2 है और 3H2 है, तो बनता है आपको अमोनिया NH3। अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो देखिए यहाँ पर मोलेकुल्स एक है, तो 1/1 नाइट्रोजन इक्वल ये 3 है, ये भी है रिएक्टेंट में ही, तो माइनस लगाएंगे जरूर, यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे। माइनस क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये अभिकारक है, रिएक्टेंट है, इसलिए ये 1/3 लिखेंगे यहाँ पर H2, और डेल T तो सब में लिखेंगे, जो भी टाइम लगेगा उसमें लिखना पड़ेगा, टाइम जो भी होगा टाइम को लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इक्वल
1/2, लेकिन है जब क्रॉस लगाएंगे इसलिए ये उत्पाद हो गया, ये हो गया NH3/ΔT। इस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाला जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। थैंक यू, इतना ही रहता है आज, वीडियो इतना ही डालेंगे और कल इसका और एग्जाम्पल दे करके समझाएंगे। ठीक, थैंक यू।